नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका 12th की ऑनलाइन जीव विज्ञान की क्लास में। विद्यार्थियों, आपका 12th का सत्र आरंभ हो चुका है और आपको घर बैठे इन छुट्टियों के अंदर अभी से आपकी बोर्ड की तैयारी स्टार्ट करनी है। इनका अवकाश का सदुपयोग करते हुए आप अच्छे से घर से अभी भी मेहनत करना शुरू कर दें और जो भी आपको सामग्री ऑनलाइन अवेलेबल करवाई जा रही है उसको, जो भी आपके पास पुरानी नोटबुक है उसके अंदर एक बार नोट कर लें। वो आगे हमारे जब भी हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे तो हमारे काम आएगी। हम यहाँ पर एक टॉपिक एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको बता दूं कि मैं इस टॉपिक के नोट्स आपको एक पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल कराऊंगा। यानी जो भी नोट्स बनाए हुए हैं उसको पहले मैं आपको एक पीडीएफ बना करके ग्रुप में भेज दूंगा। आप वो फ़ोटो आराम से डाउनलोड करके पहले कॉपी में उतार लें और लिख लें। लिखने के बाद में इस वीडियो को देखें ताकि जो लिखी हुई सामग्री है वो इस वीडियो के वीडियो के द्वारा आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं एक एक लाइन को जो भी मेरे पास लिखी हुई है उसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो वर्ड है वो आपको इस वीडियो को देखोगे तो प्रत्येक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपने सिलेबस के बारे में आपको एक बार बता दूं कितना क्या सिलेबस है वैसे। तो सबसे पहले ध्यान दें, आपका जो बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होगा वो बोर्ड परीक्षा का पेपर आपका कितना का होगा। बोर्ड परीक्षा का पेपर आपका 56 नंबर का आएगा। ठीक है, 30 नंबर की आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी। जो प्रैक्टिकल होंगे वो आपके 30 नंबर के होंगे और 14 नंबर के आपके सत्रांक होंगे। वो इस विद्यालय के माध्यम से 14 नंबर के सत्रांक रखने का अनुबंध है। इस तरह से आपका 100 नंबर का जो अंक बार जीव विज्ञान के अंदर होगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है इस 100 नंबर में से आप किस आंकड़े तक पहुँचते हो। प्रयास कीजिएगा अच्छी से अच्छी मेहनत करके इसको प्राप्त हासिल करें। हम आज से शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हम जूलॉजी का आपके ध्यान दें, पहले ये बता दूं आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर आपके टोटल 10 यूनिट दी हुई है। पाठ्य पुस्तक में टोटल 10 यूनिट दी हुई है। उन 10 यूनिट में से 5 यूनिट है वो बॉटनी की है और 5 यूनिट आपके जूलॉजी की है। ठीक है ना, 5 यूनिट बॉटनी की है, 5 यूनिट आपके जूलॉजी की है। तो आज हम इस जूलॉजी की एक यूनिट का एक चैप्टर उठाते हैं, एंजाइम। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। 3 नंबर का ये चैप्टर होगा और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले नाम से ही प्रश्न बनता है, एंजाइम होता क्या है, एंजाइम क्या है, एंजाइम का कार्य क्या है, एंजाइम की क्रियाविधि क्या है। ठीक है ना, एंजाइम की विशेषताएं क्या है, एंजाइम की प्रकृति क्या है, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इस तरह के अनेक प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें एंजाइम क्या होते हैं। तो शरीर की कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है वो कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति में संपन्न होती है। मैं आपको रफली लिख देता हूँ कि कोशिकाओं में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं, कोशिकाओं में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को हम जैव उत्प्रेरक या एंजाइम कहते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को हम जैव उत्प्रेरक या एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम की करेक्ट परिभाषा की बात करें कि एंजाइम की करेक्ट परिभाषा, एंजाइम किसे कहते हैं, तो आपके नोट्स में परिभाषा लिखा ही है। एंजाइम की परिभाषा, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यानी प्रोटीन प्रकृति का मतलब एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से निर्मित होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन के बने हुए ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो क्या करते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं के अंदर जैव रासायनिक कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले। ठीक है ना, तो एंजाइम क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है।
तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा क्लियर हो गई होगी। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ यानी प्रोटीन से बने हुए ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कोशिकाओं के अंदर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। आई बात समझ में? एंजाइम की परिभाषा के बाद में हम बात पढ़ेंगे एंजाइम का कार्य क्या होता है। तो एंजाइम का कार्य होता है रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। क्या होता है? एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की, पूछ ले अभी एंजाइम क्या करता है। तो एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है, दर को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, मान लिया कि एंजाइम होते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। आप पूछोगे सर कैसे बढ़ाते हैं? ठीक है ना, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि मान लिया कि रासायनिक अभिक्रिया को दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो कैसे बढ़ाते हैं? तो कैसे का आंसर होगा कि अभिक्रिया को दर कैसे बढ़ाते हैं, ये सक्रियण ऊर्जा को कम करके बढ़ाते हैं। अभिकारकों की जो सक्रियण ऊर्जा होती है, अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता होगा आपके दिमाग में कि ये सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। ठीक है ना, आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा, सर ने बोला कि अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम करके ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, तो ये सक्रियण ऊर्जा होती क्या है? तो सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा क्लियर कर दूं मैं। सक्रियण ऊर्जा होती है किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ से परिभाषा आगे बात समझे नहीं। कोई भी अभिक्रिया प्रारंभ होती है, जैसे मान लेते हैं ये कोई अभिकारक है, यहाँ पर ये अभिकारक है और ये अभिकारक इस तरह से उत्पाद बदलता है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक की जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। अगर एंजाइम, बिना एंजाइम की ये इतनी ऊर्जा आवश्यक होती है इसके लिए, बिना एंजाइम ये इतनी ऊर्जा के द्वारा उत्पाद बदलता है। अगर हम एंजाइम की उपस्थिति कर दें यानी बीच में, यानी ये अभिकारक, ठीक है, और ये एंजाइम, इसे क्या बनेगा? उत्पाद। जब यहाँ पे एंजाइम उपस्थित होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे एंजाइम उपस्थित हो, सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी इस तरह से। तो अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा ने अभिकारकों अभिक्रिया की प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या हो गई? कम हो गई। और आवश्यक ऊर्जा कम हो गई तो कम ऊर्जा के अंदर क्या हो गया? हमारा उत्पाद बन गया। ठीक है ना, तो अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम होता है, वो अभिकारक ये एंजाइम करते हैं। ठीक है ना, तो परिभाषा कौन कौन से प्रश्न सक्रियण ऊर्जा किससे कहते हैं? ये परिभाषा एंजाइम का कार्य क्या होता है, एंजाइम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एंजाइम इस सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद में एंजाइम की परिभाषा क्या होती है, एंजाइम की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब अगला हम डिस्कस करते हैं एंजाइम की खोज के बारे में। ठीक है ना, नेक्स्ट आपको बता दूं, ये यहाँ तक हमारा हो गया। नोट्स के अंदर ध्यान दें तो यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब आगे हम एंजाइम की खोज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं बुक में से समझा रहा हूँ, यहाँ से ध्यान दें। एडवर्ड बुकनर एक वैज्ञानिक था, जिसका नाम था एडवर्ड बुकनर। प्रश्न आता है विद्यार्थियों, सबसे पहले एंजाइम की खोज किसने की थी? तो नाम याद रखना वैज्ञानिक का, एडवर्ड बुकनर नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम की खोज की थी। ठीक है ना, एडवर्ड बुकनर नामक वैज्ञानिक ने, एक मिनट है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो रुकना, एक मिनट है। ट्रांसफर टू एसडी कार्ड कैंसिल। हाँ, एडवर्ड बुकनर नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम की खोज की थी। आपकी कैसे की थी, किसमें की थी? तो यीस्ट की कोशिकाओं के अंदर, इसमें यीस्ट की कोशिकाओं में सर्वप्रथम एक एंजाइम था जिसका नाम था जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम की खोज सर्वप्रथम की गई थी यीस्ट की कोशिकाओं के अंदर। अब इस एंजाइम को एंजाइम नाम किसने दिया? तो एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग था, उसका वैज्ञानिक का नाम था विली कुहने। क्या नाम था? विली कुहने नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का प्रयोग किया। एंजाइम के लिए एंजाइम नामकरण क्या था, वो विली कुहने नामक वैज्ञानिक ने किया था।
नेक्स्ट वैज्ञानिक है सुमनर और नाथ्रोप द्वारा प्रमाणित किया गया कि सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक प्रमाण प्रस्तुत किया कि सभी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम की सामान्यतः प्रश्न एंजाइम किससे बने होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। अपवाद हर जगह होते हैं और इसके अंदर भी अपवाद है। एक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया और उस वैज्ञानिक का नाम था अल्टमैन, सैकवा अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने एक अप्रोटीनीय एंजाइम यानी एक ऐसा एंजाइम खोजा जो प्रोटीन से निर्मित नहीं होता है। बाकी सारे एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, एक एंजाइम जो प्रोटीन से बना हुआ नहीं होता है, अप्रोटीनीय एंजाइम होता है। उसकी खोज किसने की थी? सैकवा अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और उसे अप्रोटीनीय एंजाइम क्या कहता है? राइबोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोजाइम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है विद्यार्थियों, राइबोजाइम यानी अप्रोटीनीय एंजाइम का नाम बताइए। वह एंजाइम कौन सा है जो अप्रोटीनीय प्रकृति का होता है? तो उसका नाम क्या होगा? राइबोजाइम, ठीक है ना। खोज किसने की थी? खोज की थी सैकवा अल्टमैन ने। यानी बाकी सारे एंजाइम प्रोटीनीय प्रकृति के होते हैं, यही एक ऐसा एंजाइम होता है जो अप्रोटीनीय प्रकृति का होता है। इसी का प्रश्न आता है अप्रोटीनीय प्रकृति के एंजाइम का नाम बताइए, और वो होता है राइबोजाइम। यही बात समझ में। अब आगे हम डिस्कस करते हैं एंजाइम की संरचना के बारे में। ये जो एंजाइम हम बात कर रहे हैं, इस एंजाइम की संरचना कैसी होती है, ठीक है। एंजाइम की संरचना होती है तो अधिकांशतः एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। हमने पहले बात कर ली, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइमों में मुख्य घटक प्रोटीन के साथ अन्य अप्रोटीन पदार्थ भी पाए जाते हैं। यानी एंजाइम मुख्यतः तो प्रोटीन के बने होते ही हैं, एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन इस मुख्य पदार्थ के साथ में यानी प्रोटीन के साथ में कुछ एंजाइमों में मुख्य घटक प्रोटीन के साथ अन्य अप्रोटीन पदार्थ पाया जाता है। यानी प्रोटीन के साथ में एक अन्य अप्रोटीनीय पदार्थ भी पाया जाता है। प्रोटीन के साथ में अप्रोटीनीय पदार्थ भी पाया जाता है, और ये अप्रोटीनीय पदार्थ इस प्रोटीन की लिए आवश्यक होता है, इस प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। यानी इस अप्रोटीनीय भाग के बिना ये प्रोटीनीय भाग भी क्रिया नहीं करेगा, ये क्रियाशील नहीं होएगा, ठीक है ना। तो प्रोटीनीय प्रकृति के साथ साथ में अप्रोटीनीय प्रकृति का भाग भी पाया जाता है जो प्रोटीन की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। और ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन और अप्रोटीन दोनों प्रकार के भागों से मिलकर एंजाइम बनता है, उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। तो परिभाषा में आपको सुन लें, होलो एंजाइम किसे कहेंगे? प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ के साथ साथ में जिसमें अप्रोटीनीय प्रकृति का कुछ भाग भी पाया जाता है, प्रोटीन प्रकृति के साथ साथ में कुछ अप्रोटीन प्रकृति का भाग भी पाया जाता है, उससे हम क्या कहेंगे? होलो एंजाइम कहेंगे, ठीक है ना। तो परिभाषा आ जाए, होलो एंजाइम किसे कहते हैं? तो होलो एंजाइम की परिभाषा आपको लिखा है। होलो एंजाइम का दूसरा नाम एक और होता है जिससे हम कहते हैं पूर्ण एंजाइम। क्या कहते हैं? पूर्ण एंजाइम, ठीक है ना। पूर्ण एंजाइम इसे कहते हैं। तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद में होलो एंजाइम का प्रोटीनीय भाग अब आप सुने। जैसे मान लें, मैं आपको रफली एक्सप्लेन करता हूँ। होलो एंजाइम कौन सा हो गया? होलो एंजाइम का मतलब हुआ होलो एंजाइम का मतलब हुआ प्रोटीन भाग के साथ साथ में अप्रोटीनीय भाग उपस्थित होते हैं। प्रोटीन के साथ साथ में अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है, उस एंजाइम क्या कहेंगे? हम होलो एंजाइम कहेंगे। तो अब इसका होलो एंजाइम में पाए जाने वाले प्रोटीन भाग होता है, उस प्रोटीनीय भाग को हम कहते हैं, इस प्रोटीनीय भाग का नाम होता है एपो एंजाइम। क्या होता है? एपो एंजाइम। इसे तो हम कहेंगे एपो एंजाइम। और इस अप्रोटीनीय भाग को हम क्या कहेंगे? सहकारक। क्या कहेंगे? सहकारक, क्योंकि सहायता के रूप में उपस्थित है। प्रोटीन के साथ में अप्रोटीन भाग तो कुछ भाग उपस्थित है, इसका थोड़ा सा भाग उपस्थित है, वो सहायता के लिए उपस्थित है, उसको क्रियाशील बनाने के लिए उपस्थित है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सहकारक। यानी होलो एंजाइम में पाया जाने वाला प्रोटीनीय भाग तो कहलाएगा एपो एंजाइम, और होलो एंजाइम पाया जाने वाला प्रोटीनीय भाग कहलाएगा सहकारक। यानी इस तरह से इसकी संरचना बनती है। तो ये संरचना जिसमें ये वाला भाग आपका कहलाएगा अप्रोटीनीय भाग, और इसका ये पूरा भाग कहलाएगा आपका प्रोटीनीय भाग। तो ये तो हो गया आपका एपो एंजाइम, और ये हो गया आपका सहकारक। यही बात समझ में? ये तो हो गया एपो एंजाइम, और ये हो गया आपका सहकारक। अब आगे बात आती है, ये सहकारक है, ये सहकारक भी कितने प्रकार का होता है? ये सहकारक भी 3 प्रकार का होता है। ये सहकारक भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो मैंने लिखे हैं आपके। तो ये हो गया क्लियर। होलो एंजाइम का प्रोटीनीय भाग एपो एंजाइम तथा अप्रोटीनीय भाग सहकारक कहलाता है, और ये ऐसा आपका डायग्राम मैंने बनाया है, तो नोट्स में आप बना लेना, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दें, नेक्स्ट है सहकारक। सहकारक को 3 भागों में बांटते हैं।
सहकारक के 3 भाग कौन से होते हैं? एक तो प्रोस्थेटिक समूह, एक सह एंजाइम और एक सक्रियक। दिख रहा है तीनों नाम? सहकारक के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन से? एक तो प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम और सक्रियक। ठीक है, ये क्या है? सहकारक है। अब इन तीनों की परिभाषा सुन लें। प्रोस्थेटिक समूह किसे कहेंगे, सह एंजाइम किसे कहेंगे और सक्रिय किसे कहेंगे? मैं नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ रफली आपको। प्रोस्थेटिक समूह कौन से होंगे? प्रोस्थेटिक समूह होंगे जो प्रोटीनीय भाग के साथ में दृढ़तापूर्वक जुड़े हुए होते हैं। यानी ये आपका प्रोटीनीय भाग है, काट लो, ये आपका प्रोटीनीय भाग है, और इस प्रोटीनीय भाग के साथ में अगर कोई सहकारक दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, मजबूती से जुड़ा हुआ है, एकदम टाइट जुड़ा हुआ है, तो वो तो कहलाएगा आपका प्रोस्थेटिक समूह। क्या कहलाएगा? आपका प्रोस्थेटिक समूह। यानी प्रोटीनीय भाग के साथ में दृढ़ता से जुड़ा हुआ, क्या कहलाएगा? दृढ़ता से जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक समूह। और इसका एग्जाम्पल है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम नामक सहकारक होता है। साइटोक्रोम नामक सहकारक एक प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये प्रोटीनीय भाग के साथ में दृढ़ता से जुड़ता है। फिर हम बात करें दूसरा सहकारक, सह एंजाइम या को एंजाइम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लाडलों पूछ जा चुकी है। को एंजाइम किसे कहते हैं? को एंजाइम क्या होता है? अभी जस्ट पेपर उसी में आई है को एंजाइम की परिभाषा। जब अप्रोटीनीय भाग एपो एंजाइम के साथ में, यानी ये हमारा एपो एंजाइम है और ये हमारा सहकारक, जब ये एपो एंजाइम के साथ में क्या करता है? ढीले रूप से जुड़ता है, यानी एकदम कोमल रूप से जुड़ता है। ढीले रूप से जुड़ता है, इसको आसानी से हटा सकते हैं, आसानी से वापस जोड़ सकते हैं। तो एपो एंजाइम के साथ में सहकारक अगर ढीले रूप से जुड़ा हुआ होगा, एकदम कोमल रूप से ढीले रूप से जुड़ा हुआ होगा, उसे हम क्या कहेंगे? को एंजाइम कहेंगे। अगर मजबूती से जुड़ा हुआ है, टाइट से जुड़ा हुआ है, दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक समूह। अगर दृढ़ता से जुड़ा हुआ है उसे हम कहेंगे प्रोस्थेटिक समूह। अगर वही सहकारक या ढीले रूप से जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम कहेंगे को एंजाइम। क्या कहेंगे? को एंजाइम। और इसका एग्जाम्पल है आपके पास में NAD और NADP, ये सहकारकों के नाम है। फिर है सक्रियक, यानी एपो एंजाइम के साथ में कोई धातु आयन जुड़ता है, ये हमारा एपो एंजाइम है, और इस एपो एंजाइम के साथ में कोई धातु आयन जुड़ता है, यानी प्रोटीनीय भाग के साथ में अप्रोटीनीय भाग का कोई धातु आयन जुड़ता है, तो धातु आयन जुड़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय कहेंगे। जैसे एपी एक धातु आयन है और एपी होता है वो सक्रिय, Fe+2 आयन, यानी सक्रिय का कार्य करता है, तो इसलिए इसे हम सक्रिय कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये एंजाइम की संरचना हो गई। एंजाइम की संरचना मैं आपको बता दूँ, एक बार रिपीट कर दूँ। एंजाइम मैंने शॉर्ट के अंदर लिखा है, यहाँ पे ध्यान दें। होलो एंजाइम किसे कहेंगे? एपो एंजाइम और अप्रोटीनीय भाग दोनों से मिलकर, यानी प्रोटीन और अप्रोटीन भाग से मिलकर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? होलो एंजाइम कहलाएगा। प्रोटीनीय भाग आपका एपो एंजाइम कहलाता है। अप्रोटीनीय भाग 3 प्रकार का होता है, प्रोस्थेटिक समूह, सहकारक और सक्रियक। ठीक है, तो बात करें एपो एंजाइम की। एपो एंजाइम ये हमने इस सहकारक के बारे में, अप्रोटीनीय भाग के बारे में पूरा पढ़ लिया। तीनों भाग होते हैं इसके, प्रोस्थेटिक समूह है, सहकारक है, सह एंजाइम है और सक्रियक है। अब इस एपो एंजाइम के बारे में पढ़ना है। एपो एंजाइम क्या होता है? तो यह एंजाइम का प्रमुख भाग है। एपो एंजाइम मुख्य भाग यही हुआ, एंजाइम का मुख्य भाग तो यही हुआ। ये तो सहकारक होता है, ये मुख्य भाग तो यही हुआ। तो यह एंजाइम का प्रमुख भाग होता है। विभिन्न एंजाइमों में प्रोटीन अणुओं की लंबाई भिन्न भिन्न और अमीनो अम्लों का क्रम विशिष्ट होता है। एंजाइम का प्रमुख भाग होता है। विभिन्न एंजाइमों के अंदर अलग अलग एंजाइमों में इस प्रोटीन अणुओं की प्रकृति अलग अलग होती है। सभी एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं, ये बात हम जान चुके हैं। ये सिद्धांत हमारा कहता है कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन के बनते, ऐसा नहीं कि वो सभी समान होते हैं। उन प्रोटीनों की अणुओं की लंबाई अलग अलग होती है। किसी एंजाइम में प्रोटीन थोड़ा कम लंबा होगा, किसी में और अधिक लंबा होगा। नहीं, एंजाइम बनते तो प्रोटीन से ही हैं, लेकिन उन एंजाइमों में उन प्रोटीन अणुओं की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। प्रोटीन अणुओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। और उन एंजाइमों में जो अमीनो अम्ल काम में आता है, उन अमीनो अम्लों का क्रम भी विशिष्ट होता है, अलग अलग क्रम होता है। जो भी अमीनो अम्ल होते हैं, उन अमीनो अम्लों का क्रम भी क्या होता है? विशिष्ट होता है, अलग अलग क्रम होता है। तो सभी एंजाइम प्रोटीन के बनते हैं और सभी एंजाइमों में प्रोटीन अणुओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। एंजाइम के प्रोटीन भाग में एक या एक से अधिक विशेष क्षेत्र होते हैं जिन्हें सक्रिय स्थल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट